यानी ये बात साफ हो गई है कि जगदीप धनखड़ बीजेपी से नाराज नहीं हैं और वो अभी भी बीजेपी के टूल किट का हिस्सा हैं और वही दाग धुलवाने के लिए जगदीप धनखड़ साहब सामने आए। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ की इसी वक्त भूमिका और इंपॉर्टेंट हो जाती है जब चक्रव्यूह में बीजेपी फंसी है। तो इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर कही गई मेरी बात आखिरकार सही साबित हुई। बड़े बड़े दिग्गज पत्रकारों का विश्लेषण फेल हो गया। मैंने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी कि धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। इसका पूरा तथ्यों के साथ विश्लेषण भी किया था जो किसी पत्रकार ने नहीं किया था। मैंने एक दूसरा वीडियो भी बनाया था जिसमें यह बताया था कि जगदीप धनखड़ बीजेपी का तोता बनकर लौटेंगे और यह बात भी सही साबित हुई, जबकि बड़े बड़े पत्रकारों के दावे इस पूरे मामले पर फर्जी साबित हुए हैं। और जगदीप धनखड़ अब अचानक सामने क्यों आए और इसी वक्त सामने क्यों आए, उनके अचानक सामने आने के भी कारण है, उस पर हम आगे बात करेंगे। यह जानना बेहद जरूरी है मोदी जगदीप धनखड़ को कौन सी जिम्मेदारी देने वाले हैं, क्योंकि जगदीप धनखड़ मोदी के लिए कुछ भी करेंगे। नमस्कार, स्वीकार करिए राजीव एस राजू का। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कैसे बीजेपी का स्क्रिप्टेड ड्रामा था और वो बीजेपी का तोता बनकर क्यों सामने आएंगे, इन दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जगदीप धनखड़ सामने क्यों आए, इसी वक्त सामने क्यों आए और बीजेपी अब उनके लिए आगे कौन सी जिम्मेदारी तय करने वाली है। दरअसल पूरा क्रोनोलॉजी समझिए। 22 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था और इस्तीफे के बाद से वो कहीं दिखाई नहीं पड़े, एकदम से लापता हो गए। सांसद और मशहूर वकील कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि लापता लेडीज सुना था लेकिन लापता उपराष्ट्रपति पहली बार सुन रहे हैं। धनखड़ ने अपना दिल्ली का आधिकारिक घर भी छोड़ दिया लेकिन मीडिया के कैमरे में नहीं दिखे। एक औपचारिकता होती है कि इस्तीफे के बाद मीडिया में वो अपना स्टेटमेंट दें, उन्होंने वो भी नहीं किया। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इसके लिए एक पोस्ट डालने की जरूरत होती है कि भाई इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है, मैं यहां हूं, अपनी टीम को कह करके एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। जगदीप धनखड़ जी ने वो भी नहीं किया। सत्यपाल मलिक साहब अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे, वहां से वो लगातार पोस्ट लिखवा रहे थे। जगदीप धनखड़ साहब तो उनसे ज्यादा स्वस्थ दिख रहे हैं, खुद चल फिर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो दीर्घायु हो, इसकी हम कामना करेंगे। लेकिन मसला यहां उनके इस्तीफे का है, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के अचानक गायब हो जाने का है। यहां तक कि कपिल सिब्बल ने यह कह दिया था कि क्या हमें थाने में एफआईआर करवानी पड़ेगी। उन्होंने यहां तक कहा कि जगदीप धनखड़ की हमको चिंता हो रही है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली। ये सवाल उठाए गए कि क्या जगदीप धनखड़ को हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या वो सुरक्षित हैं। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ सामने नहीं आए, जबकि अमित शाह को इस पर सफाई देनी पड़ी कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है भैया। उन्होंने इस्तीफे का कारण बताया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके बावजूद जगदीप धनखड़ का कोई स्टेटमेंट कभी नहीं आया। क्यों, कभी आपने सोचा है? क्योंकि यह सब कुछ बीजेपी का लिखा हुआ ड्रामा था, सब कुछ स्क्रिप्टेड था। उनका चुप रहना भी स्क्रिप्टेड था, क्योंकि चुप्पी पर ही ज्यादा शोर मचता है। जो चीज छुपाई जाए उस पर हल्ला ज्यादा होता है। और उस वक्त जिस समय जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, उस वक्त बीजेपी को यही शोर करना था, क्योंकि वो अपने सबसे बुरे दौर में थी और बड़े बड़े मुद्दे से घिरी थी। ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में एसआईआर का मुद्दा उस समय गर्म था, इसलिए जगदीप धनखड़ को कहा गया कि चुप रहो ताकि शोर ज्यादा मचे। उन्होंने बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की इस आज्ञा का पालन किया, तो उनकी चुप्पी का भी कारण था। इसको विस्तार से मैंने अपने इन वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने अपने पुराने वीडियो में यह भी कहा था कि राजा को बचाने के लिए प्यादे की बलि दी गई है, यानी ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप, सीज फायर, बिहार एसआईआर जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धनखड़ का इस्तीफा लिया गया है। जगदीप धनखड़ बीजेपी का तोता बनकर सामने आएंगे, ये मैंने पहले दावा किया था और अब वही हुआ।
करीब 2 महीने की चुप्पी के बाद अचानक पहली बार उनकी दस्तक तब महसूस हुई जब सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर उन्होंने उनको बधाई दी और उसके बाद उनके शपथ ग्रहण में शामिल हुए। यानी सब कुछ बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट के हिसाब से, जिसका दावा और जिसका जिक्र पहले मैं कर चुका हूं। और अब फिर वही हुआ। जगदीप धनखड़ सामने आ गए। उनके आने से पहले अमित शाह का बयान आया, लेकिन वो अभी नहीं बोलेंगे। बोलने का दिन बाद में निर्धारित किया जाएगा। जब बीजेपी चाहेगी, जब मोदी कहेंगे, तब जगदीप धनखड़ बोलेंगे और उनका बोलना मौका देखकर होगा। ये बात नोट कर लीजिए आप। तो एक बात तो यह सही साबित हो गई कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी का लिखा हुआ स्क्रिप्टेड ड्रामा था। मीडिया में पूरा हल्ला मच गया। वो नहीं बोले, लेकिन अमित शाह के बयान के बाद वो सामने आए। कुछ लोग कह सकते हैं कि सीपी राधाकृष्णन के शपथ में आए हैं। ऐसी परंपरा रही है, सभी पूर्व राष्ट्रपति आते रहे हैं। तो परंपरा तो ये भी रही है कि किसी उपराष्ट्रपति को इस तरह बीच में इस्तीफा देकर नहीं भगाते हैं। वो इस्तीफा देकर लापता हो गए और जानकारी तक नहीं दी, गुहार लगाने के बाद भी सामने नहीं आए। तो परंपरा अगर इस्तीफा लेकर तोड़ी जा सकती है, तो शपथ कार्यक्रम में ना आकर भी तोड़ी जा सकती है। बीजेपी के दौर में ऐसे संस्कारों की इतनी जरूरत भी नहीं रह गई है। लेकिन जगदीप धनखड़ आए और मुस्कुराते हुए आए, और जिस तरह से आए उसे देखकर नहीं लगता कि वो इतने बीमार थे कि इतने दिन से एक बयान भी न दे सके। ये वीडियो सबने देखा होगा। इस वीडियो को देखिए और सोचिए, क्या वो इतना बीमार लग रहे हैं? यानी ये बात साफ हो गई है कि जगदीप धनखड़ बीजेपी से नाराज नहीं हैं और वो अभी भी बीजेपी के टूल किट का हिस्सा हैं। इधर अमित शाह ने बयान दिया, उधर जगदीप धनखड़ हाजिर हो गए। और अब जब अचानक वो प्रकट हुए तो कहीं से भी नहीं लगा कि उनका स्वास्थ्य खराब है। यानी मेरी ये बात सही साबित हुई कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा बीजेपी की स्क्रिप्टेड ड्रामा था, न कि उनका खराब स्वास्थ्य। जगदीप धनखड़ के सामने आने का पहला कारण यह है कि बीजेपी पर उनको नजरबंद करने का आरोप लगने लगा था। बीजेपी को यह दिखाना था कि नहीं भाई, वो ठीक हैं, चिंता की बात नहीं है। यानी उनको दाग धोने थे, और वही दाग धुलवाने के लिए जगदीप धनखड़ साहब सामने आए। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पहले से ज्यादा बुरे हालात में है। वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप में घिरे हुए हैं, और बीजेपी नहीं, सीधे नरेंद्र मोदी पर आरोप है कि वोट चोरी करके उन्होंने ये कुर्सी हासिल की है। जगदीप धनखड़ की इसी वक्त भूमिका और इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब चक्रव्यूह में बीजेपी फंसी है, तो उससे निकालने के लिए जगदीप धनखड़ को कोई ना कोई काम दिया जाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काम वो करेंगे बीजेपी के लिए, ये तय मानिए। वो सामने आ गए हैं, तो अब जल्दी ही उनका बयान भी आएगा। कोई ना कोई बयान आएगा जो बाकी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका सके। बस थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि वो उतना ही बोलेंगे जितना बीजेपी कहेगी। अब वोट चोरी से देश को कैसे गुमराह किया जाए, फिलहाल बीजेपी को इसकी काट नहीं मिल रही है, क्योंकि बीजेपी का वही फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले कहा था कि पश्चिम में शोर करो और पूरब में खेल करो। लोग शोर में बिजी हो जाएं और पूरब में आपका खेल हो जाए। तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक और बात आपको मैं बता दूं कि देश के लोगों को लगता होगा कि बीजेपी बिहार में व्यस्त है, तो यह भी गलत है। बीजेपी को पता है कि बिहार वो नहीं जीतेगी, बिहार उसके हाथ से निकल चुका है, बल्कि बिहार के शोर में बीजेपी तमिलनाडु और बंगाल में खेल कर रही है, चोरी चोरी, चुपके चुपके, चुनाव आयोग की कृपा से। इसीलिए उपराष्ट्रपति भी तमिलनाडु से चुना है, और 2024 के लोकसभा में जो 11.4% वोट बीजेपी को मिला, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि सीट बीजेपी को एक भी नहीं मिली, जबकि वोट परसेंट 11% से ज्यादा मिला। वहीं 2019 में बीजेपी को तमिलनाडु में केवल 3.6% वोट मिले थे, और तब भी कोई सीट नहीं मिली थी। अगले साल इन दोनों राज्यों में चुनाव है, इसकी बात अगले वीडियो में करूंगा। अभी ये बहुत बड़ा हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप फिलहाल इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सहमत है तब भी, असहमत है तब भी, लोकतंत्र में हर आवाज का स्वागत है।